हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 20 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। 20 ऐसी महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को हम लेने वाले हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बस एक वीडियो और लोकोक्तियां आपसे छूटने वाली नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 20 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां कौन सी हैं? तो देख सकते हैं आप, पहली जो हमारी लोकोक्ति होने वाली है, तो लोकोक्ति क्या यानी कि कहावत। कहने का मतलब है कि कहावत जो आम तौर पे बोली जाती है, ठीक है, वही कहावतें यहाँ पे लोकोक्तियां बन जाती हैं। तो लोकोक्तियों में जैसे हम मुहावरे में करते थे कि पहले मुहावरा होता था, फिर हम उसका अर्थ बताते थे, फिर अपने वाक्यों में प्रयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। हमें क्या करना है, जैसे कोई लोकोक्ति दी हुई है तो पहले हमें उसका अर्थ निकालना है, फिर उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करके बताना है, उसे हम कहते हैं लोकोक्ति। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली लोकोक्ति है, तो देख सकते हैं आप, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। पहले तो ये जो गगरी है आधी भरी हुई है, फिर भी वो छलकती जा रही है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कम होने पर भी अधिक का दिखावा करना। भाई गगरी, जैसे आप इसी से समझिए, अधजल गगरी छलकत जाए। जब गगरी आधी भरी हुई है तो छलक कैसे सकती है? भाई जब पानी कम होगा तो छलकने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। जिसको दिखावा करना होगा वही तेज तेज चलेगा और छलकाता हुआ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, कम होने पर भी अधिक का दिखावा करना। मतलब मान लीजिए किसी के पास फोन है 8,000 का, लेकिन उसने लगवा दिया आईफोन का कवर, तो भाई कम हो, चीज उसके पास कम है, लेकिन वो दिखावा किसका कर रहा है? आईफोन का। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि राम की कमाई तो 3,000 रुपए, वो कमाता 3,000 रुपए महीने, लेकिन उसे किसी शादी में जाना है तो उसने सूट कितने का बनवा दिया? 5,000 रुपए का। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे? राम की कमाई तो 3,000 रुपए महीने, लेकिन उसने सूट कितने का बनवा लिया? 5,000 का। मतलब उसकी कमाई तो केवल 3,000 है, लेकिन 5,000 का, यानी उसने अपने दूसरे महीने की कमाई भी इसमें इन्वेस्ट कर दी। चीज पैसे उसके पास कम है, लेकिन उसने उसका खर्चा कितना ज्यादा है, मतलब कम आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। वही कहावत यहाँ पे है कि कम होने पर भी अधिक का दिखावा करना, कि वो इतना अमीर है, इतना अच्छा सूट पहन लेगा तो आदमी उसे अमीर समझेगा। ठीक, इसी को कहते हैं क्या? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारी जो लोकोक्ति होने वाली है वो है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसी से समझिए, अपनी करनी, आप जैसा करेंगे पार उतरेंगे, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप, इसका अर्थ क्या होगा? जैसी करनी वैसा फल। जैसा कर्म आप करेंगे, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आगे चल के आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है, और अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आगे जाके आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। अपनी करनी पार उतरनी। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? आदमी अच्छा और बुरा जैसा भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? अपनी करनी पार उतरनी। इसी को हम कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। अब नेक्स्ट लोकोक्ति देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसको कई बार आपने पेपर में देखा होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख। पहले तो आंख का अंधा है, पहले तो उसको पहले से ही अंधा, उसको दिखाई भी नहीं देता, और नाम भी कैसा है? नयन सुख, आंखों को आनंद देने वाला। नाम के विपरीत गुण होना। इस लोकोक्ति से ही समझिए कि नाम के विपरीत गुण, पहले से ही वो आपका अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, ऊपर से नाम उसका क्या रख दिया गया? नयन सुख, आंखों को आनंद देने वाला, यानी कि नाम के जस्ट अपोजिट। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाम के विपरीत गुण का होना। जैसा नाम है गुण भी उसके विपरीत। कैसे? वाक्य प्रयोग से समझते हैं। तो नाम तो अमीर चंद, एक व्यक्ति है, नाम तो उसका अमीर चंद है, नाम से पता चल रहा है कि वो कितना अमीर होगा, खूब पैसे होंगे उसके पास, लेकिन अमीर चंद नाम का व्यक्ति जब सड़क पे भीख मांगकर अपना गुजारा करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नाम के विपरीत गुण। नाम अमीर चंद, लेकिन काम क्या करता है? भीख मांगता है, भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, नाम के विपरीत गुण। अर्थात हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं?
अमीर चंद नाम का व्यक्ति भीख मांग कर अपना गुजारा करता है। इसी को हम क्या करते हैं? आंख का अंधा नाम नयन सुख। अब नेक्स्ट हमारी जो लोकोक्ति होने वाली है वो देख लीजिए। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि दुकान तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आलीशान दुकान है, मान लीजिए मिठाई की ही मान ले, लेकिन वहां का अगर हम मिठाई ले लें तो एकदम बेकार, बासी हो, ऐसी वैसी, ठीक, तो उसी को कहते हैं क्या? ऊंची चीजें हैं, बड़ी चीज है, बहुत दिखावा लेकिन चीज का बहुत ही कम होना। तो इसका अर्थ क्या है? दिखावा अधिक और वास्तविकता कम, दिखावे की अपेक्षा चीजों का कम होना। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हम किसी शोरूम में गए, मान लीजिए शोरूम यानी कपड़े का शोरूम, ठीक है। मान लीजिए हम किसी शोरूम में गए, वहां कोई कपड़ा है 5,000 का, ठीक, वही कपड़ा हमने बाहर की एक दुकान में देखा तो हमें मिल रहा था 2,000 रुपए का, और शोरूम में गए, बहुत अच्छा कांच लगा है, अच्छी लाइटिंग लगी है, और तो वही कपड़े की चमक क्या हो गई? बढ़ रही है, और वो हमें कितने का बताया जा रहा है? 5,000 रुपए का, और जस्ट वही चीज हमें बाहर की दुकान में 2,000 की मिल रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऊंची दुकान फीका पकवान। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये भी एक कहावत ही हो गई, ठीक है। नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक। ढोल के भीतर पोल, ऐसी ऐसी कहावतें इससे बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं वो कौन सी हैं। तो हमारी 5वीं लोकोक्ति देख लीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर यानी कि पहले तो उसने चोरी की, उसके बाद कोतवाल यानी जो पुलिस वाले आए हैं वो डांट भी उसी को रहा है, यानी पहले से तो चोर है ही, उसी ने चोरी की, और उसके बाद पुलिस वाले से ही झगड़ने लग जाए, ठीक है, कि मैंने चोरी नहीं की। तो क्या होगा? निर्दोष पे दोष लगाना, ठीक है, अपना दोष किसी और पे मढ़ना, काम खुद करे, दोष खुद करे, चोरी खुद करे और दूसरे पे क्या करे? दोषारोपण कर दे कि इसने चोरी की है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्दोष पे, जो जिसने चोरी भी नहीं की, निर्दोष व्यक्ति पे क्या करे? अपना दोषारोपण कर दे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? कि दुकान से पैसे तो राम ने चुराए, ठीक, राम किसी दुकान में गया और उसने पैसे चोरी कर लिए, दुकानदार की नजर बचा के राम ने पैसे तो चोरी कर लिए, और उसके दोस्त श्याम द्वारा पूछे जाने पर श्याम पर ही दोष लगाने लगा कि चोरी इसने की है। तो क्या हुआ? चोरी तो राम ने की और दोष किस पे लगा दिया? अपने मित्र श्याम पे लगा दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब नेक्स्ट हमारी जो लोकोक्ति है वो क्या हो जाएगी, देख लीजिए आप। कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, कंगाली यानी कि पैसे भी नहीं है और ऊपर से आटा भी गीला हो गया, तो हम खाएंगे क्या? जब गीले आटे तो भाई रोटी बनेगी नहीं, ठीक। कंगाली में आटा गीला, कंगाली यानी जब पैसे भी ना हो और आटा भी गीला हो जाए, यानी कि हम खा भी ना सके ऐसे आटे की रोटी। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, कमी में और ज्यादा नुकसान का हो जाना। जब चीजों की कमी हो, खाने को ना हो और मेहमानों का आ जाना, कमी में और ज्यादा नुकसान का हो जाने को हम क्या कहते हैं? कंगाली में आटा गीला। क्या कहते हैं? कंगाली में आटे का गीला होना कहते हैं। तो इसको हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कि राम की नौकरी भी छूट गई। राम एक व्यक्ति है जिसकी नौकरी लगी हुई थी, लेकिन उसकी नौकरी भी छूट गई। और क्या हुआ? पिताजी भी बीमार हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक तो राम की नौकरी छूट गई, ऊपर से उसके पिताजी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो खर्चा ही तो आएगा। नौकरी भी छूट गई, पैसे की आमदनी भी बंद हो गई और खर्चा भी क्या हुआ? बढ़ गया। इसी को हम क्या कहते हैं? कंगाली में आटा गीला। अब नेक्स्ट लोकोक्ति हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हमने कोई भी चीज पाने के लिए क्या किया? पूरा जो एक पहाड़ है उसको खोद डाला और निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। एक छोटी सी चीज जो काम की भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम हो सके ऐसी चीज निकली। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परिश्रम ज्यादा और शून्य फल का मिलना। बहुत ही कम फल का, नगण्य, एकदम बहुत ही थोड़ा फल का मिलना। काम बहुत ही ज्यादा किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई 10 घंटे का काम है, कोई 10 घंटे कर रहा है और उसको लगेगा कि उसका 20 गुना मुनाफा मिलेगा 10 घंटे के काम में, लेकिन हो क्या कि उसको 15 मिनट तक की चीज मिले। तो वही कहा जा रहा है परिश्रम ज्यादा शून्य फल। तो देख लीजिए इसका वाक्य प्रयोग। गांव में
खबर फैलती है, किसी गांव में खबर फैलती है कि इस कुएं में क्या है, खूब सारा सोना है, खूब सारा सोना है, तो लोग क्या करते हैं, उसका सारा पानी निकाल देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सारा पानी निकालते हैं, खुदाई चालू करवाते हैं कि इस कुएं में सोना है। लेकिन मिलता क्या है, जब सब हो जाता है, पानी भी बाहर हो जाता है कुएं का और खूब खुदाई भी की जाती है, लोग उतरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता क्या है, चंद सिक्के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमने इतनी मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की, कुएं का सारा पानी भी निकाल दिया, कोई अब जब पानी नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या, इतनी मेहनत भी की गई और मिला क्या, चंद सिक्के। ठीक है, चंद सिक्कों में किसका भला होगा, किसी भी गांव वाले का भला नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक काम किया जाए और उस काम से दोहरा लाभ मिले। मान लीजिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उससे हमें दोगुना लाभ हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दोहरा लाभ। अर्थ क्या हो जाएगा, एक प्रयत्न किया गया और उसका हमें दोहरा लाभ यानी दोहरा मुनाफा हमें प्राप्त हो जाए। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, राम का पेपर कहाँ लगा है, बनारस में लगा है। राम पेपर देने बनारस गया, ठीक है, अब उसको दोहरा लाभ कैसे होगा, पहले तो उसने पेपर दे लिया, सुबह मान लीजिए सुबह 12 बजे तक उसका पेपर था, तो उसने पेपर दे लिया। अब उसने शाम टाइम क्या किया, बढ़िया बनारस गए, गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ में घूमा, बनारस उसको घूमने को भी मिल गया। एक पंथ दो काज, पेपर था, पेपर भी दिया और बनारस में घूमने को भी मिल गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक पंथ दो काज, एक काम से डबल मुनाफा, एक काम हो और डबल मुनाफा। तो देख सकते हैं आप हमारा जो नवी महत्वपूर्ण लोकोक्ति है वो कौन सी है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान यानी कि होनहार बालक के गुण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। जो होशियार होता है उसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगता है, जो भी विलक्षण व्यक्ति होता है उसके लक्षण बचपन से ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अर्थ क्या हो जाएगा, होनहार व्यक्ति बचपन से ही दिखाई देने लगता है या दिखाई देने पड़ता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बालक को देखकर एक भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर इस भारत का कर्णधार या सूत्रधार बनेगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बालक को देखकर भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर इस भारत देश का सूत्रधार या कर्णधार बनेगा। तो इसी को तो हम कहते हैं भाई, जो होशियार होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सावन हरे न भादव सूखे। सावन हरे न भादव सूखे मतलब जो हर महीने में एक जैसा व्यवहार करे, ऐसा व्यक्ति जो हर महीने में कभी भी, पूरे जो साल के 12 मास होते हैं उसमें कभी भी उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, उसका जो गुण है, ठीक, उसी को कहते हैं सावन हरे न भादव सूखे, सदैव एक जैसा रहना। अर्थ क्या हो जाएगा, सदैव एक जैसे रहने को हम क्या कहते हैं, सावन हरे न भादव सूखे। अब वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, राम इतना हंसमुख है, राम इतना हंसमुख है कि उससे जहां पर भी हम लोग मिले, जब हम सारे दोस्त मिलते हैं तो वो जब भी आता है वो इतना हंसमुख है कि पूरा माहौल बन जाता है, मनोरंजन का माहौल बन जाता है और सबको हंसा हंसा के वो क्या कर देता है, पागल कर देता है। मतलब सब सदैव एक जैसा व्यवहार उसका रहता है कि वो इतना हंसमुख है, उससे कभी भी मिलो तो वो हंसाता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न सावन हरे न भादव सूखे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। रस्सी भी जल गई और ऐठन भी नहीं गई, तो ऐसा क्यों होता है, इसका अर्थ देख लीजिए, अहित होने पर भी अकड़ का दिखाना। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी ने चोरी कर ली, ठीक, अब चोरी कर ली, अब पुलिस आई है, अब उससे भी झगड़ने लगे, तो भाई जब तुमने चोरी भी कर ली है, अब पुलिस वाले से झगड़ोगे तो तुमको और ज्यादा सजा तो मिलेगी ना। तो वही कहा जा रहा है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया या ऐठन नहीं गई। अब वाक्य प्रयोग इसका कैसे हो जाएगा, दोषी पाए जाने पर, दोषी पाए जाने पर दरोगा जी को जेल हुई, दरोगा जी दोषी करार हुए और न्यायालय जब गए तो इनको भी सजा हो गई। तो ये जब जेल गए, जब दरोगा जी जेल पहुंचे तब भी इनका रौब नहीं गया, वही दरोगा वाला रौब नहीं गया और कैदियों के सामने अपना दरोगा वाला रौब झाड़ने लगे। तभी एक कैदी कहता है कि दरोगा जी, इसी को कहते हैं रस्सी जल गई पर आपसे बल नहीं गया, आप भी तो एक कैदी के बराबर ही हो गए ना, अब आप दरोगा थोड़ी रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं,
रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है, ये एक कहावत है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समस्या, जैसी समस्या हो समाधान भी उसी चीज से होगा। जैसी समस्या हो समाधान भी उसी चीज से होगा। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है और अस्पताल में उसको ले जाया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसका पहले सांप का जहर निकालते हैं और दवाई, जानते हैं कौन सी दवाई देते हैं? किसी अन्य सांप का जहर दवाई के रूप में उसका एंटीडोट बना के उस व्यक्ति को दिया जाता है और कहा जाता है जहर जहर को ही काटता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही जहर क्या करता है? एक जहर दूसरे जो अन्य सांप का जहर उस व्यक्ति को दिया जाता है वो उसके लिए क्या काम करता है? एंटीडोट का काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोहा लोहे को काटता है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं वो कौन सी। तो देख सकते हैं आप, जो हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्ति होने वाली है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो कौन सी है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, एक तो व्यक्ति को नाचना नहीं आ रहा, ऊपर से कह रहा है, जमीन को दोष दे रहा है कि आंगन टेढ़ा। जब भाई चीजें खुद को ना आए और दोष दूसरी चीजों को लगाए तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि योग्यता ना होने पर बहाने का बनाना। योग्यता है नहीं और जब कहा जा रहा है तो बहाने बनाना। ठीक, योग्यता ना होने पर बहाने का बनाना, यानी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राम को एक गणित का सवाल दिया गया। ठीक है, राम को एक गणित का सवाल दिया गया और सवाल उसको आ नहीं रहा था तो वो क्या बहाना बनाने लगा? सर पेन नहीं चल रहा। क्या कहता है? सर पेन नहीं चल रहा। एक तो उसको सवाल नहीं आता, ऊपर से बहाना किसका बना रहा है कि सर पेन नहीं चल रहा। इसी को हम क्या कहते हैं? नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का जो कुत्ता होता है एक ना ही वो घर का होता है और ना ही घाट का। जिस घाट पे वो पानी पीता है उसका भी नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब है कहीं का ना रहना। जैसे थाली का बैंगन, बैंगन क्या होता है? चाहे थाली में जिस तरह रखो वो लुढ़कता रहता है। उसी प्रकार ये भी होता है, न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का जो कुत्ता होता है न घर का ही वफादार होता है और न घाट का पानी, जहाँ पे पानी पीता है उसका भी वफादार वो नहीं रहता। ठीक, आगे देख लीजिए इसका वाक्य प्रयोग। लालच में श्याम ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। श्याम जहाँ पे 10,000 रुपए की नौकरी करता था, उसको मिल रही थी भाई 50,000 की नौकरी ऑफर की गई, तो श्याम ने अपनी 10,000 की नौकरी छोड़ दी और वो 50,000 वाले में ज्वाइन करने गया। लेकिन वहां काम इतना ज्यादा था कि वो कर नहीं पा रहा था और उसको नौकरी से वहां पर भी निकाल दिया गया। अब वो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। 10,000 से भी वो हाथ धो बैठा और 50,000 भी उसको नहीं मिले। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे देख लीजिए, 9 नगद ना 13 उधार। 9 नगद ना 13 उधार। भाई किसी को अगर उधार दे दिया गया है, मान लीजिए 100 रुपए दिए गए हैं, तो अगर उसे 80 भी मिल रहे हैं, मांगते मांगते आप थक गए हैं, तो अगर 80 भी मिलने के चांसेस है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी ले लेना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई उसने कहा 1 महीने बाद 100 रुपए देगा, तो इस चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, वो आपको और ही टालता जाएगा। तो जितना मिल रहा है उतना तो ले ही लेना चाहिए। तो देख लीजिए, 9 नगद ना 13 उधार, और उधार करने की अपेक्षा नगद का ले लेना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? श्याम ने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए थे। अब उसका दोस्त मिला, जब वो मांग रहा था तो वो कहता है, उसका दोस्त क्या कहता है जिसको उसने उधार दिया? वो कहता है अगर अभी लोगे, अगर इसी समय लोगे तो मैं तुम्हें 80 रुपए दूंगा, और अगर दिवाली में लोगे, दिवाली आने पर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। तो भाई श्याम क्या कहता है? श्याम सोचता है कि भाई 9 नगद ना 13 उधार, अभी पैसे तुम 80 रुपए ही दे दो। भागे भूत की चौड़ाई भली, वही चीज है 9 नगद ना 13 उधार। ठीक, जो मिल रहा है उसी को ले लो। आगे देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी भैंस उसी की, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति का हर जगह पे, भाई शक्तिशाली यानी पैसे वालों का हर जगह पे कंट्रोल होता है। ठीक है, वो पैसे देके कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली का हर जगह पे अधिकार होता है। जैसे नेता लोगों का, वो कहीं भी बंदूक दिखा के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, नौकरी श्याम की लगी। नौकरी के लिए योग्य कौन है? श्याम है। ठीक है, लेकिन राम क्या करता है? अधिकारी को घूस खिला देता है और उसकी नौकरी पर कब्जा कौन कर लेता है? राम कर लेता है। जबकि योग्य कौन है? श्याम।
श्याम योग्य है तभी तो उसको नौकरी मिली थी। लेकिन राम क्या करता है, राम अधिकारी को घूस खिला देता है, पैसे खिला देता है और नौकरी उसको मिल जाती है। तभी तो कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी।